डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, इतना अच्छा डिनर के बाद इतनी अच्छी आपने मेडिसिन जो है वो हमें बताई। डॉक्टर तारिक साहब का बहुत शुक्रिया, डिटेल हमें इसोमेट्रिकम के बारे में बताया। वो साहब, रिजवान साहब ने, इब्रार क्रैशी साहब ने, इशरत नईम भट्टी साहब ने, जिस तरह डॉक्टर साहिबान एक्सपीरियंस करते थे, इनको अच्छे तरीके से डॉक्टर अली मोहम्मद साहब और डॉक्टर तारिक मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को इतने सालों की रियासत जो है वो इजीली अवेलेबल हो रही है। ये इसके पीछे 30-30, 40-40 साल हैं ये जो डॉक्टर साहिबान अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो यकीनन आप लोगों को इस महफ़िल का बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता होगा। आज की जो डिज़ीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर तारिक महमूद साहब से मैं पूछूंगा, डॉक्टर साहब, सर्दियों में जॉइंट पेन के जो पेशेंट होते हैं काफ़ी तकलीफ़ में आ जाते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन हमारे देखने सुनने वालों के लिए बताइएगा। और RA फैक्टर अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में डॉक्टर तारिक जी शुक्रिया। जॉइंट्स पेन जो है, आप ये देखिए कि कितनी किस्म के जॉइंट्स हैं। आपके सर्वाइकल जॉइंट्स हैं, लूबर जॉइंट्स हैं, शोल्डर है, आपके रिस्ट जॉइंट है, आपके फ्लेंजियल्स हैं, आपके मेटाकार्पल पाँव के हैं, आपके हील्स के हैं, आपके कैलकेरियस हैं हील के, फिर आपके बड़े बड़े जॉइंट्स हैं जैसे एल्बो है, नीज़ है, आपका शोल्डर है। तो नो डाउट कि सर्दियों में पेन ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह ये होती है कि मैक्सिमम जॉइंट्स जो है उनमें स्वेलिंग होती है। अब जैसे जॉइंट्स की किस्में भी हैं, एक आप देखें कि गाउट होता है, वो भी जॉइंट्स के पेन की है। गाउट के आपके नीचे से पाँव से शुरू होगा, गाउट उधर ऊपर भी आ जाता है और ये ट्रांसफ़र कहीं और भी हो जाता है, हार्ट में हो गया, कहीं और भी हो गया। इसी तरह रूमेटिज़म है, फिर आपका आर्थराइटिस है, फिर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर इसमें पेन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, फिर हीटनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, लैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड आ जाता है। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। अगर मैं एक एक वजह को बताऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा रूप से सर्दियों में जो पेन ज़्यादा उसकी क्या वजूहत है। आप देखें कि सर्दियों में भी उन्हीं को होता है जिनको कोई जॉइंट्स का मसला होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, अंदर स्वेलिंग होगी और गाउट होगा, प्रॉब्लम चल रही होगी, अभी शो नहीं हुई क्लिनिकल टेस्ट में, लेकिन पेन शुरू हो चुका होता है। इसकी ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ जी होम्योपैथिकली, चाहे ये जॉइंट्स कहीं के लिए आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी किसी जॉइंट में पेन है, आपको उसकी देखना पड़ेगा, हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि इसका थर्मल क्या कह रहा है इस पेशेंट का। इसको सर्दी से ज़्यादा होती है तकलीफ़ें या गर्मी से ज़्यादा होती हैं, या ऐसा मौसम है जैसे कोई बारिश वाला मौसम है उसमें ज़्यादा होती है, या बिल्कुल विंटर में है, ड्राई विंड चल रही है उसमें होती है। और या फिर अगर ख़ानदानी आ रही है तो फिर क्या है, कोई इनहेरिट कर रही है तो फिर क्या मेडिसिन देंगे। अगर कोई हिस्ट्री आप इनको सपोर्टिंग हिस्ट्री है तो फिर क्या देंगे। इसलिए जब आप ये चीज़ देखेंगे कि पीछे काज कौन सी है, अब देखिए इस काजिस पे मेडोलिनम दवाई जाती है, कार्सिनोसिनम जाती है, स्टेफिलोकाकस जाती है, स्ट्रेप्टोकोक्सिनम भी जाती है। इसमें आपके फिर मौसम के हवाले से आप देखेंगे सिलीशिया जाएगी, रस्टक जाएगी, और आपकी सोराइनम जाएगी, आपकी कलकेरिया काब जाएगी, आपकी टेम्परामेंटल के हिसाब से। तो जब आप इस तरह का काज देख के दवाई देंगे तो फिर आगे जो मर्जी दें। हमारा होता क्या है, हम सिर्फ पूछते हैं जी हाँ जी, उठते बैठते वक्त दर्द होता है तो चलते हुए ठीक हो जाता है तो रस्ताक दे दी, अगर चलते हुए हो रहा है तो ब्रायोनिया दे दी, अगर वैसी जॉइंट्स में पेन है तो काल्चिकम दे दी, लैडन दे दी, अर्टिका यूरिन दे दी। लेकिन अगर आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक कर, इसको RA पॉजिटिव आता है, तो फिर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वो कलकेरिया कार है तो वो देंगे, अगर सिलेशिया बनती है तो वो देंगे, स्वाइनम बनती है तो वो देंगे, और अगर मेडोरिनम बन रही है तो वो देंगे, आरामेट बन रही है तो वो देंगे, ड्रासा बन रही है तो वो देंगे, सिब्लाइनम बन रही है तो वो भी देंगे। इसके अलावा आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को नेगेटिव नहीं कर सकेंगे कि आप सिंपल दवाइयों से आप बगैर रस्टक दे रहे हैं, बायोनी दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, लैडम दे रहे हैं, अर्टिका यूरिन दे रहे हैं, इससे नहीं चलेगी। इसी तरह आप देखेंगे फ्लेंजियल पेन है, रिस्ट पेन है। अब रिस्ट पेन की दवाइयाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एक दवाई है मैक्रोटिनम।
ये किसी भी रिपोर्टरी में आपको नहीं मिलेगा, किसी मेट्री मेडिकल में मिलेगा, लेकिन कहीं में ये मैंने पढ़ी बहुत साल पहले कि जितने भी रिस्ट पेन है वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है। और उसके बाद मैंने मेरा शायद सैकड़ों मरीजों को दी है, लेडीज़ बहुत आती है, मैक्रोटीनम उनके यहाँ कलाइयों में रिस्ट पेन में इन्होंने इसमें काम किया। वरना इससे पहले आपको पता है कि एक्टिया स्पाइकाटा भी दे देता था, रोटा भी दे देता था। लेकिन अगर यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही बनता है, कोई डिजेनरेटिव ऑफ बोन्स हो रहा है, अर्ली डिजेनरेटिव हो रहा है, तो फिर आपको कैलकेरिया फास, कैलकेरिया फ्लो, आपको सिलेशिया, कैलकेरिया फास ये रिपीट करनी पड़ेगी। और जब आप देखेंगे पेन की नोयत क्या है, अगर थ्रॉबिंग पेन है, अगर स्टिंगिंग पेन है, स्टिफनेस है, उसके हिसाब से आप मेडिसिन दें तो ये बहुत जल्द कवर हो जाएगी। लेकिन अगर क्रॉनिक का आपने ठीक करना है, क्रॉनिक को देखना है, तो फिर टेम्परामेंट देखें, फिर उसकी काज देखें, उसका म्याज देखें, उसका इनहेरिट देखें, और वो दवाई दें। जैसे आरोमेट है, मेडोरिनम है, सिप्लाइनम है, सल्फर है, सोलाइनम है, कैलकेरिया काब है, कैलकेरिया फास है। जब ये आरोमेट है ये दे के आप देंगे, आप देखेंगे आपको रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा, और रिजल्ट ऐसा मिलेगा कि बड़ा पायदार मिलेगा, काफ़ी अर्से तक पेशेंट ठीक होगा और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, आपसे एक दो क्वेश्चन मैंने करने हैं कि सर्दियों में जैसे कि जॉइंट पेन का डॉक्टर तारिक साहब ने बताया, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत है लोगों में, उस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। दूसरा, CRP और ESR बहुत ज़्यादा होता है, इसको कैसे हम मैनेज करें, ये बहुत मुश्किल है। देखिए, पहले तो बात यह है कि हमने जोड़ों को पहले अगर देखते हैं। CRP भी मैं आपको बताता हूँ ESR क्या होता है। असल में जोड़ों में जो 3-4 चीज़ें जो बड़ी आम हैं, एक तो हमारे जो जिसका जिक्र आप करें कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है। यहाँ होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक और चीज़ है। जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारी डिजेनरेशन चलती है कि बॉडी एक वक्त के साथ साथ उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, और ये अमूमन उन लोगों को होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बूढ़े होते हैं, जिनकी हड्डियाँ जोड़ कमज़ोर हो जाती है। इसको डिजेनरेशन प्रोसेस है। रूमेटॉइड ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और यहाँ जोड़ों में एक और दर्द होता है जिसका नाम है गाउट, वो गंठिया जिसको बोलते हैं। और चौथी चीज़ इसमें इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी में जब हो जाते हैं तो इन्फेक्शंस की वजह से जोड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, वो इन्फेक्शन जॉइंट पेन होता है। तो CRP वहाँ रेज होगा, या ESR जो है वो वहाँ रेज होगा जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होगा। तो ये CRP लेवल जो है, इसको हम कहते हैं C रिएक्टिव प्रोटीन। तो C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बेशुमार, आपका लंग्स का प्रॉब्लम है, आपका जोड़ों का प्रॉब्लम है, आपका कहीं भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, तो CRP जो है रेज हो जाता है। इसी तरह ESR भी रेज हो जाता है। और इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर एक और जो है सेल जो रेज होते हैं वो WBC रेज। तो WBC बेसिकली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और जब हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है किसी चीज़ की बात, तो वो आपके जो WBC की मकदार जो है बॉडी के अंदर खून के अंदर बढ़ जाती है। तो जब हम ब्लड CP इसीलिए फ़ौरन कराया जाता है कि कहीं देखते हैं कि बाद दफ़ा हम ये भी लिखते हैं ब्लड CP प्लस ESR भी लिखते हैं, तो हम यही जज करने के लिए लिखते हैं कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ गया जिसकी वजह से WBC रेज हो जाते हैं। अब WBC के अंदर और जो कैटेगरीज हैं वो और भी डीप चीज़ें हैं जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इस्तेमाल होती हैं। उसमें मैक्रोफेजेस हैं, T सेल है, B सेल है, ये उसके आगे भी कैटेगरीज हैं WBC के अंदर। B सेल वो सेल है जो कि आपकी बॉडी की एंटीबॉडी बनाता है, और ये जब एंटीबॉडी रेज होती है तो हमें इससे पता चलता है कि कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जोड़ों में आपने जब तक आप इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करके नहीं इलाज करते तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल। अब और जो आपकी रूमेटॉइड है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं जो किसी मुखालफ बॉडी के जिस्म के मुखालफ क़ुव्वत के ख़िलाफ़ फाइट करते हैं, तो हमारी जो जोड़ों के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन उसको हम कहते हैं। जो सिनोवियल मेम्ब्रेन है ये उसको तबाह करता है ऑटोइम्यून डिजीज।
तो जब सिनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगी तो सिनोवियल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि उसने वहाँ से लुब्रिकेशन करनी है और वो जोड़ को उसकी मोबिलाइजेशन में अमल करता है। जब वो सिनोवियल मेम्ब्रेन ही उड़ा के रख देगी ये, तो जोड़ जो है वो फिर नाकारा हो जाएगा। तो दिस इज़ द रूमेटॉइड। अब गोट क्या करता है कि आपका जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड के डिपॉजिट जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपके जोड़ों पे हो जाते हैं और जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके जोड़ खराब हो जाते हैं। इसी तरह जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वो क्या होता है कि एज के हिसाब से आपके लिगामेंट्स, आपकी बोन्स डिके होना, कमज़ोर होना, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इन चारों का इलाज मुख्तलिफ है। रूमेटॉइड का हम इलाज करेंगे कि किस वजह से आपका बॉडी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने जनाब सिनोवियल मेम्ब्रेन पे अटैक कर दिया। तो वो वजह ढूंढते हैं, जैसे कोई वैक्सीन की वजह हो सकती है, कोई आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। तो बहुत से भी कॉमन तो हमने देखें स्टेप्टोकोकस हम यहाँ यूज़ करते हैं रूमेटॉइड में, हम मेडोरिनम का यूज़ करते हैं, हम ड्रोसरा का, ये हमारी बेसिस हैं। फिर हम कार्सी ऑस्टियो का यूज़ करते हैं। फिर हम एक आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आई हुई है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ जो 3 बेसिस को हम सेट करते हैं, 3-4 बेसिस को, वो सारे हमारे 2 डॉक्टर कभी ना बोलें। यहाँ आपको स्टेप्टोकोकस को जहन में रखना चाहिए, यहाँ आपको मेडोरिनम को जहन में रखना चाहिए और यहाँ आपको ड्रोसरा को जहन में, ये जो आपकी रूमेटॉइड है। और यहाँ पर कास्टी ऑस्टियो को जहन में रखना चाहिए। कास्टी ऑस्टियो जो है वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी मदद देगी, वो आपको गोट में भी मदद देगी, और किसी भी एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में से जोड़ खराब होता है तो उसमें भी मदद। तो ये बेस आप लगा के कार्सी ऑस्टियो होगी, स्टेप्टोकोकस होगी, मेडोरिनम होगी, ड्रोसरा होगी, उसके बाद आप आ जाते हैं हमारे पास जो बाकी आपकी जो मेडिसिन आ जाती है, चाहे वो मिनरल ग्रुप से हैं या वो दूसरे ग्रुप से तल्लुक़ रखती है। गोट में हम बहुत ज़्यादा देखें, साइंसी दौर है और साइंसी दौर में हमें साइंसी बात ही करनी है। गोट को हम अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ के ट्रीट करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, और ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम अगर गोट समझ के ट्रीट करेंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तौर पे ही ट्रीट कर। अब गोट में आपकी देखें बड़ी सीधी सीधी दवाइयाँ। आपको अगर यूरिक एसिड का पता है तो आपकी आर्टिका यूनिन है, आपकी लीडम है, आपकी लिथियम कार्ब है, आपकी बेंजोनिक एसिड है, इस ग्रुप से आप जाके इलाज करेंगे। आपकी बर्बरस है, बर्बरस भी बहुत अच्छा करती है, आपकी थलोस्पी है, लीडम पाल बहुत अच्छा करती है, आर्टिका यूरिन भी वहाँ करती है। तो आप फिर ये यूज़ करेंगे गोट में। जब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा तो फिर जो पहले मैंने आपको बेसिस सेट करके दिए वो बेसिस सेट करें। उसके बाद काल्चिकम बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ स्टिलेरिया एक बड़ी दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है। स्टिलेरिया जो है वो उसके जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना वो शिफ्टिंग होते हैं, कभी उधर हुआ, जैसे कालीबाइक्रोमिक का, लीडम का भी शिफ्टिंग होता है, उधर हुआ थोड़ी देर इधर हुआ, कालीबाइक्रोमिक शिफ्टिंग है, लीडम शिफ्टिंग है, वो स्टिलेरिया शिफ्टिंग है, पल्साटिला शिफ्टिंग है। तो ये ध्यान में रखें कि जब किसी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ पकड़ता है तो फिर उसको छोड़ेगा नहीं। क्या होगा कि वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होगा कि आपकी बोन्स की या तो बोन डिके हो जाएगा, बोन की नोकें निकल आएंगी, ऑस्टियोफाइट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आपके जो लिगामेंट है, मसल्स होंगे। अब याद रखें कि जहाँ बोन के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जैसे कैल्केरिया फ्लोर काम करेगी, जैसे रूटा काम करेगी, जैसे ऑरोमेट काम करेगी, ये जैसे आपकी एसिड फ्लोर काम करेगी, ये वो दवाइयाँ हैं जो कि आपकी बोन्स, ऑरोमेट काम करेगी, ये वो दवाइयाँ हैं जो आपकी बोन की डिफॉर्मिटी को या बोन की डिजनरेशन को ठीक करने वाली दवाइयाँ। तो इनकी बेसिस में भी अर्ली डिजनरेशन का आना जो होता है वो बेसिक भी वो देखना होता है कि वो सिफिलिस अर्ली डिजनरेशन लेके आती है, और वो आपकी ट्यूबरकुलोसिस अर्ली डिजनरेशन लेके आती है, और जोड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन पैदा करने वाली हैं वो टीबी इन्फेक्शन पैदा करती है। वो डॉक्टर यहाँ पे हमें ये भी प्लीज़ बताइएगा, आपको कट कर रहे हैं, कि अगर इनहेरिटेड जॉइंट्स पेन आ रहा है तो उसकी
प्रिवेंशन के लिए कौन सी मेडिसिन? इनहेरिटेड आपको मैंने बेसिस बताया जी। इनहेरिटेड जब भी जॉइंट पेन होगा तो आपको 2 बेसिस पे ज़रूर जाना पड़ता है, जो कि एक तो सिफिलिस पे और साइकोसिस पे जाना पड़ेगा आपको, और दूसरा टीबी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, जहाँ हम ट्यूबरक्लोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, और ड्रोसा बहुत अच्छा काम करती है ऑन द बेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और साइकोसिस में आपको मेडोरिनम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो शिफ्टिंग, वो कहता है मेरे दादे को भी दर्द था और मुझे भी दर्द है, मेरे बाप को भी दर्द है, तो फिर आपको कार्सिनोसन के बगैर वो केसेस ठीक नहीं होते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक महमूद साहब। आखिर में हमें बताइएगा कि विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत चल रही है, ठीक है, डॉक्टर साहब भी बताएंगे। वो मैं आपको सॉरी इसमें मिस कर दूं तारिक साहब, एक लाइन से करूं। विटामिन डी में मैं ये समझता हूँ कि इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। विटामिन डी जो है हमारा, वो डायरेक्ट आपकी जो सूरज की रोशनी है, इससे स्किन पे जब पड़ती है तो ये जहाँ से जनरेट होता है और ये जाके इसका प्रोसेस जो होता है वो लिवर में होता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इसको, बाकी जो भी करकेरिया कार भी बनती है, एरोमेट भी बनती है, आप अगर सोल का इस्तेमाल करें तो इससे ज़्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर तारिक साहब जी। जैसे विटामिन डी का जिक्र हो रहा था, तो इसमें कोई शक नहीं कि विटामिन डी इज़ द मेजर काज ऑफ आपके जॉइंट्स पेन के। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जॉइंट्स पेन होगा। तो सेक्स पे भी फ़र्क पड़ता है? जी, सेक्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, आपके माइंड पे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आप मेंटली सुस्त होंगे और स्लो मोशन हो जाएंगे आप। जब विटामिन डी जाती है बिलो द 10, तो फिर पेशेंट जो है वो सुस्त होता है और ऐसे चलता है जैसे बंदा स्लो मोशन में चलता है, हड्डियों में दर्द होता है। और इसके लिए एक बाकी दवाइयाँ बताइए, एक दवाई है अंगसचूरा, वो इसके लिए बड़ा बेहतरीन काम करती है, ख़ासतौर पर विटामिन डी की। फिर कैलकेरिया कार्ब जो है ये विटामिन डी के लिए काम करेगी। फिर कैलकेरिया फास्ट जो है हमारी कैलकेरिया फ्लोर है, ये विटामिन डी के लिए काम करती है, क्योंकि विटामिन डी वहाँ जाती है जहाँ पे आपका फास्फोरस, कैल्शियम और अदर कुछ साल जो हड्डियों के उनको बैलेंस करने के लिए। और जब विटामिन डी पूरी तरह नहीं जा रही होगी तो आपका कहीं पे बैलेंस नहीं बनेगा हड्डियों की फॉर्मेशन में, हड्डियों के इंग्रेडिएंट्स में, जैसे फास्फोरस है, कैल्शियम है और चीज़ें हैं इस तरह की। अब जैसे देखिए, अगर आपका है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बनता है, फिर इसी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस बनता है, फिर ऑस्टियोमलेशिया बनता है। तो इस तरह की तकलीफें जब होंगी तो हमें विटामिन डी देना पड़ेगा। और चाहे आगे हम हेल्प लेने के लिए सूरज की रोशनी सबसे बेहतरीन है। आप सब पेशेंट को कहें कि सूरज की रोशनी बैठे और जैसे उनका सोल मेडिसिन है ये लें और बड़ा अच्छा काम करेगी। और इसके साथ आप देखिए कुछ पेशेंट सूरज की रोशनी में बैठ नहीं सकते, अगर वो बैठ नहीं सकते तो वो कहाँ से विटामिन डी लेंगे? उनको फिर आप नेट्रम्योल दें, फिर उनको आप नेट्रम कार्ब दें, फिर आप उनको एंट्रम क्रूडम दें, तो वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करेंगे। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो सर को विटामिन डी ले नहीं सकते। आप अगर आर्टिफिशियल देंगे, जैसे आर्टिफिशियल बाज़ार में है विटामिन डी, वो वक्ती तौर पे आपके विटामिन डी के लेवल को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। लेकिन जैसे अगर वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर रहा, आप नेट्रम को आप देखें, नेट्रम दें, एंट्रम क्रूडम दें, सोल दें, तो फिर वो बर्दाश्त करेंगे। जब बर्दाश्त करेंगे तो ऑटोमेटिक विटामिन डी उनके अंदर आएगी। तो उनके विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से, चाहे वो फिर आपके ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके ऑस्टियोपीडिया है, आपका ऑस्टियोमलेशिया है, कुछ भी है, वो बैलेंस करेगी आपके सारी हड्डियों की जो इंग्रेडिएंट की इन्फॉर्मेशंस को है, और पेशेंट ठीक फील करेगा और एज वेल एज मेंटली भी बड़ा फिट हो जाएगा कि जैसे बिल्कुल फ्रेश हो गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक महमूद साहब।